वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके सरफेस केमिस्ट्री का सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, बट जिसके क्वेश्चंस हैं वो आपके पेपर में बहुत कम बार आते हैं। लेकिन आपको आगे अगर एब्जॉर्प्शन में कुछ अपनी फील्ड बनानी हो या सरफेस केमिस्ट्री में आपको कुछ बीएससी एमएससी करना हो, तो ऐसी चीज़ों को अगर आपको पढ़ना है तो ये चीज़ें आपको बहुत चीज़ें पढ़नी होंगी, क्योंकि मुश्किल चीज़ें ही आदमी जब पढ़ता है तो बहुत अच्छा सीख पाता है। तो इस वीडियो में हम आज पढ़ने वाले हैं फ्रेंजुलिज आइसोथर्म। तो इसके बारे में अगर पढ़ना है तो लास्ट वीडियो में बने रहें, और ये जो हमारा शिक्षालय चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तब हम बात करते हैं एडजॉर्प्शन के बारे में। तो बेसिकली एडजॉर्प्शन होता क्या है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया कि किसी भी सरफेस पे बेसिकली एडजॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना। ये एक सरफेस फिनोमिना है। किसी भी सरफेस पे कोई भी पार्टिकल या कोई भी सब्सटेंस या मोलिक्यूलर स्पीसीज जब आके एब्जॉर्ब होती है तो उसे क्या कहते हैं, हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन उसके जो बल्क में यानी कि उसके जो इनर पार्ट में उसका डिफ्यूजन ना हो, यही आपका एडजॉर्प्शन होता है। अब हम बात करते हैं किसकी, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की। आइसोथर्म क्या कहता है, आइसोथर्म बेसिकली कहता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, यही होता है। अगर यहाँ पे आइसोप्रेसिक होता है, आइसोचोरिक होता है तो वहाँ पे प्रेशर की बात होती है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, आइसोथर्म की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे जो टेम्परेचर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। और आपको पहले मैंने बता दी, जब मैं फिजिक्स जॉब्स में पढ़ा था, केमी जॉब्स में पढ़ा रहा था, तो एडजॉर्प्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक आपके प्रेशर के ऊपर, एक आपके टेम्परेचर के ऊपर। और किसके ऊपर डिपेंड करता है, एब्जॉर्बेंट का जो नेचर क्या है, और आपके जो एब्जॉर्बेट है, जो वहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो आइए पढ़ते हैं बेसिकली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है। द वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब बाय द एब्जॉर्बेंट विथ प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अगर हम प्रेशर अगर हमें एडजॉर्प्शन कराना है तो हमें प्रेशर अप्लाइड करना पड़ेगा। बिना प्रेशर अप्लाइड किए एडजॉर्प्शन आपका नहीं होगा, लेकिन उतने ज़्यादा एक्सटेंट मैनर में नहीं होगा। तो द वेरिएशन ऑफ द गैस एब्जॉर्ब, गैस एब्जॉर्ब मतलब क्या, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे एब्जॉर्बेट की बात हो रही है। यानी कि वेरिएशन ऑफ किसका, जब एब्जॉर्ब का वेरिएशन हो रहा है कहाँ पे, बाय द एब्जॉर्बेंट, मतलब कि जो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, कोई सरफेस प्रोवाइड वाला मटेरियल पे जो आपका एब्जॉर्बेंट है वो किस अमाउंट ऑफ वेरिएशन से वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, किसके हेल्प से, विथ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर को क्या करेंगे, हम कांस्टेंट रखेंगे, लेकिन प्रेशर क्या करेंगे, बढ़ाते रहेंगे। तो इसी का जो वेरिएशन होता है हम किससे प्रेजेंट करते हैं, एक कर्व से प्रेजेंट करते हैं, और उस कर्व को हम क्या कहते हैं, आपके एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के नाम से जाना जाता है। और आइसोथर्म इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट क्या होता है, टेम्परेचर होता है, और प्रेशर में ही वेरिएशन होता है। लेकिन ये इतना वो नहीं था। लेकिन इसके बाद एक और साइंटिस्ट है फ्रेंडुलिच। अब फ्रेंडुलिच ने 1990 में अपना एक कर्व दिया, एक इंपेरिकल रिलेशनशिप दिया। इंपेरिकल क्या था कि देखिए ये सटीक नहीं था एकदम। बाद में इसकी वैलिडेशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे वैलिडेशन कैसे हुई, लेकिन उस समय बस उन्होंने अपना इंपेरिकल एक फॉर्मूला दे दिया कि इस तरह से हम एडजॉर्प्शन को बातें कर सकते हैं, इस तरह से एडजॉर्प्शन हो सकता है बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ गैस एब्जॉर्ब। यहाँ पे फिर किसकी बात हो रही है, क्वांटिटी ऑफ गैस एब्जॉर्ब की, तो एब्जॉर्बेट की बात हो रही है, बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड एब्जॉर्बेंट। अब यहाँ पे जो एब्जॉर्बेंट होगा वो सॉलिड की बात होगी। यहाँ पे हम लिक्विड की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे सॉलिड की। फ्रेंडुलिच ने किसी बार क्वेश्चन भी आते हैं कि फ्रेंडुलिच को आइसोथर्म था वो किसके लिए था, लिक्विड के लिए था कि गैस के लिए था कि सॉलिड के लिए था। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो इसका एब्जॉर्बेंट होगा वो सॉलिड होगा, और जो चीज़ें इस पर एब्जॉर्ब हो रही हैं वो क्या थी, गैसेस थी। ठीक है। किसी यूनिट मास में का अगर आपका एब्जॉर्बेंट है उस पर कितनी अमाउंट ऑफ गैस क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, कब, एंड प्रेशर एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। किसी प्रेशर पे वो गैसें कितनी एब्जॉर्ब हो रही है और टेम्परेचर वहाँ पे कांस्टेंट है, तो उसका रिलेशनशिप कैसे निकाला जाएगा, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ गैसेस वहाँ पे एब्जॉर्ब होंगी। तो उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, x/m इक्वल टू k.p⁻1/n, और यहाँ पे जो n है वो क्या है, 1 से हमेशा ग्रेटर देन रहेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं x क्या है, m क्या है, और इनको फाइंड आउट कैसे करेंगे। x क्या है, तो मास ऑफ गैस एब्जॉर्ब, मतलब आपका एब्जॉर्बेंट है, और m क्या है, मास ऑफ एब्जॉर्बेंट है, जहाँ पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। p क्या है, तो प्रेशर है, और k क्या है, और n क्या है, तो दोनों क्या है आपके कांस्टेंट हैं कि जो किस पे डिपेंड करते हैं, एब्जॉर्बेंट पे और गैस पे एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर और एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर और आपके प्रेशर पे। अब हम बात करते हैं कि इन सबको फाइंड आउट कैसे करेंगे। फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो आपको तो x तो पता ही होगा कि आपने कितने अमाउंट ऑफ गैस, कितने मोल की गैस है वहाँ पे यूज़ किया है आपके एब्जॉर्प्शन में। जो मास ऑफ एब्जॉर्बेंट है वो भी आपको पता होगा। P क्या है, तो प्रेशर है, तो प्रेशर भी आपको पता हो कितना प्रेशर आप वहाँ पे अप्लाइड कर रहे हो। अब बात करते हैं K की, तो K बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है, और N जो है वो डिपेंड करता है एब्जॉर्बेंट पे और गैस ऑफ ए पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। जब ये चीज़ें हो रही थी तो फ्रेंडुलिच ने अपना एक कर्व दिया। उस कर्व में उन्होंने क्या बताया
कि जब हम प्रेशर को उन्होंने क्या किया, अपने एक्स एक्सिस पे रखा और एक्स एम को अपने वाई एक्सिस पे रखा, और उन्होंने क्या देखा कि जब भी एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है तो जैसे जैसे एक पार्टिकुलर आपके प्रेशर पे वो चीज़ें क्या हो रही है, बढ़ रही हैं, लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 273 केल्विन पे एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर 444 केल्विन की बात करें तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ पे 190 केल्विन जो सबसे कम टेम्परेचर, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो ये सारी की सारी जो आपके कर्व दिख रहे हैं वो आपस में क्या होगा, यहाँ पे सेचुरेशन पे जा रहे हैं, मतलब एट अ हाई प्रेशर। अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो एट अ हाई प्रेशर पे चीजें क्या हो रही है, सेचुरेशन में जा रही हैं। तो सेचुरेशन में जाके क्या हो रहा था, इनका जो अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन था वो क्या हो रहा था, एकदम समान हो जा रहा था, यानी सारे टेम्परेचर पे ये चीजें समान हो जा रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, एक वैलिडेशन के लिए एक और उन्होंने ग्राफ बनाया, वहां पे क्या लिया, लॉग लिया। लॉग क्या लिया, लॉग एक्सएम लिया, लॉग के लिया 1/n और लॉग पी लिया। अब यहाँ पे आपको क्या क्या पता करना था, जब भी यहाँ पे आप ये देखोगे कि जब यहाँ पे इन्होंने स्लोप को निकाला। अब स्लोप की फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है आपका y2 - y1 और x2 - x1। ये आपका स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है, जिसको हमें 1/n से यहाँ पे डिनोट कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप आसानी से निकालोगे। बाकी जो प्रोसेस है एक्सएम वो भी आपको पता है, वो आप लॉग की या फिर लॉग पी भी पता है, लॉग के भी आपको पता है। आपको मतलब किससे, 1/n की, 1/n की जितनी वैल्यू आपको बढ़ेंगी या घटेंगी उसी हिसाब से आपका वैलिडेशन यहाँ पे चेक होगा। अब यहाँ पे लॉग के की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो अगर हम यहाँ पे लॉग पी और लॉग एक्सएम में अगर यहाँ पे ग्राफ को क्रिएट करें तो यहाँ पे हमें तो स्लोप तो मिल जाएगा, ये फॉर्मूले से y2 - y1 x2 - x1 से निकाल लेंगे, और जो log k की वैल्यू होगी वो हमें किससे मिल जाएगी, इस इंटरसेप्ट से मिल जाएगी, यहाँ आपके ओरिजिन से, और जहाँ से एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस किस अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट से स्टार्ट हुई है, वहाँ उसके दोनों के बीच की जो दूरी होगी आपकी क्या होगी, log k की वैल्यू होगी। तो ये पाया गया कि जो इनकी वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में आती है तो ये क्या है, आपका वैलिड है, और ये हमेशा क्या आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। तभी स्ट्रेट लाइन में हम क्या करेंगे, अच्छे से स्लोप को फाइंड आउट कर देंगे। लेकिन जो मैक्सिमम बार जो वैल्यूज आती थी वो आपकी 0.0 से 0.5 के बीच में ही आती थी। ये बात भी बहुत ध्यान देनी थी। अगर आपकी जितनी भी वैल्यूज आप सही कैलकुलेट करते हो, तो अगर आपकी वैल्यू 2 आ रही है, 3 आ रही है, तो मतलब आपका जो ये आइसोथर्म है वो आपका एकदम गलत है, जो उसकी वेरिएशन हो रही है वो एकदम गलत है। अब हम एक और बात करते हैं कि अगर 1/n की वैल्यू अगर 0 आए, मतलब स्लोप की वैल्यू का 0 आए, तो एक्सएम क्या हो जाएगा, एकदम कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब जो आपका एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एकदम इंडिपेंडेंट हो जाएगा प्रेशर पे। मतलब कितना भी आप प्रेशर बढ़ाओगे वो एब्जॉर्प्शन आपका होते रहेगा। लेकिन अगर 1/n की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, तो Kp के बराबर हो जाएगा। और K क्या है, बेसिकली क्या है, कांस्टेंट है, और P क्या है, आपका प्रेशर है। मतलब जैसे जैसे आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका क्या होगा, प्रेशर भी आपका बढ़ता जाएगा। या अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो आपका एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ही बढ़ती जाएगी। लेकिन बहुत से साइंटिस्टों आगे ये देखा, ये सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, ये सारे इंसेप्ट निकालने के बाद, कि एट अ हाई प्रेशर पे ये जो आपका एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म था वो फेल हो जा रहा था। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही हुआ कि एट अ कुछ पार्टिकुलर प्रेशर तक ये चीज़ें तो सही चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर को बढ़ाया गया तो वहाँ पे क्या हो रहा था, ये एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म आपका एब्जॉर्प्शन ग्रेजुअली इंक्रीज कर जा रहा था, तो ग्रेजुअली डिक्रीज कर जा रहा था एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो यही कुछ ड्रॉबैक थी जिससे फ्रेंडुच आइसोथर्म को नकार दिया गया। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है लैंगमूर है, लेकिन लैंगमूर का जो हमें आइसोथर्म है इस बेसिक यहाँ पे 12th क्लास में नहीं पढ़ना है, वो आपको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें फ्रेंडुच की समझ में आई हैं, और अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन इससे पहले जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और कमेंट भी करें, हमें इससे ही हौसला मिलता है। धन्यवाद।